Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स के बारे में, छोटे छोटे यौगिकों के बारे में जो अक्सर शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनको आपने सुना हुआ है, जिनका आपने नाम सुना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है DDT। ठीक है, जैसे पढ़ा हुआ है DDT या फिर BHC। ठीक है, ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो ये जो DDT है इसके बारे में पढ़ना है। जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं उनको पता है खेतों में जो कीटनाशी होता है उसमें DDT का प्रयोग किया जाता है, कीटों को मारने में या फिर हमारे पास खटमलों को मारने में, या खेतों में डालते हैं हम। ठीक है, जिससे फसल को बचाया जा सके। DDT आप देखना, जो DDT कीड़ों को मारने के लिए आता है ना आपके पास एक तरीके से, उसमें लिखा रहता है DDT। सबसे ज़्यादा यही काम में लिया जाता है DDT। ठीक है, तो इसका जो नाम है, इसके नाम की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है PP-। अभी मैं बताऊंगा PP- कैसे लगाया मैंने, अभी आप नाम देख लीजिए। डाइक्लोरो। ठीक है, डी से क्या है? डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइक्लोरो, डाइफेनिल। ठीक है, और टी से क्या है? टी से हमारे पास क्या है? ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखो हमको आगे की बात करनी है। देखो डाइक्लोरो का मतलब दो तो क्लोरीन है। ठीक है, दो क्लोरीन है, दो फेनिल है और फिर ट्राइक्लोरो है। ठीक है, कैसे? देखो डाइफेनिल से बात करते हैं हम, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है? डाइफेनिल। क्या है बच्चों? डाइफेनिल। उससे क्या जुड़ा हुआ है? डाइक्लोरो। ठीक है, यहां पे PP- का मतलब क्या है? PP- का मतलब क्या है? यहां पे जो पैरा पोजीशन है उस पे जुड़ा हुआ है। तो डाइक्लोरो कहां पे जुड़ा हुआ है? डाइफेनिल पे जुड़ा हुआ है। डाइक्लोरो किस पे जुड़ा हुआ है? डाइफेनिल पे। ठीक है बच्चों, और इसके आगे हमारे पास क्या है? ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो क्या? एथेन। ठीक है, एथेन का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई कार्बन है हमारे पास। एथेन का मतलब क्या है? कोई कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन है, इससे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन जो है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यहां पे मैं बना भी देता हूं, ये कार्बन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो एथेन है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, एथेन का मतलब है एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। एथेन का मतलब क्या है? एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। डाइक्लोरो डाइफेनिल। ठीक है, उसके बाद ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो किससे जुड़े हुए हैं? इस कार्बन से। ठीक है, और एथेन एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो हो गए एथेन। अच्छा, इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है, तो एक इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे समझना। इसका नाम क्यों है डाइक्लोरो? PP क्यों है? देखो पैरा पोजीशन पे है, दोनों पैरा पोजीशन पे है। इस वाली पोजीशन को अलग दिखाने के लिए मैंने P- लगा दिया। PP- डाइक्लोरो डाइफेनिल। ठीक है, ट्राइक्लोरो 1 2 3 ट्राइक्लोरो और एथेन।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एथेन हो गया। ठीक है, इसको कीटनाशी भी बोलते हैं हम। ठीक है, और ये एक सफेद ठोस यौगिक होता है। ये कैसा होता है, एक सफेद ठोस यौगिक होता है। डीडीटी में आपको क्या करना है, बस आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, और इस तरीके से बनाना है। अब देखो ये बनता कैसे है, बनता कैसे है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। देखो इसको बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको बनाने के लिए हमको क्या लेना है, क्लोरल लेना है। क्लोरल क्या होता है, ये 3 क्लोरीन परमाणु कार्बन से जुड़े हुए हैं। 3 क्लोरीन परमाणु कार्बन से जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी क्रिया हम किससे करवा देते हैं, एरिल क्लोराइड से करवा देते हैं। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड से करवा देते हैं। यहां इनमें हाइड्रोजन निकले हुए हैं। हाइड्रोजन क्या है, निकले हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से क्या होता है, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकल जाते हैं, H2O के रूप में। ठीक है, और ये कार्बन कहां से जुड़ जाता है, एक इससे जुड़ जाता है, एक इससे जुड़ जाता है, जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखी थी। यानी कि हमको सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है, बस कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये किस तरीके से जुड़ जाएगा, CH, ठीक है, और ये तो ये हमारे पास क्या हो गया, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, कैसे बनता है ये, जब हम क्लोरल की क्रिया कराते हैं। क्लोरल की क्रिया किससे करवाते हैं हम, क्लोरोबेंजीन से। ये इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल, और इसको तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरल की क्रिया जब हम क्लोरोबेंजीन से करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है क्या, DDT। ठीक है, जो कीटनाशी में उपयोगी है, खाद में उपयोगी है, और खेतों में मच्छरों को, खटमलों को नियंत्रित करने के काम में आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, DDT। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, मिटा देता हूं। देखो वैसे तो मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप ऐसा करते होगे कि पहले वीडियो देख लेते होगे और फिर नोट्स देख लेते होगे, है ना। आपको करना सिर्फ इतना सिंपल सा काम है, पहले एक बार नोट्स देख लीजिए थोड़े से क्या क्या है, और फिर आप अपने हाथ से बनाइए नोट्स, अपने हाथ से बनाइए। यहाँ पे मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, क्योंकि जब अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, BHC। क्या है बच्चों, BHC, यानी कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है, नाम ही बता रहा है हमारे पास क्या है, बेंजीन है। उसके बाद हेक्सा क्लोराइड। हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड का मतलब 6 क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास क्या है, पहले बेंजीन रिंग थी, हेक्सा क्लोराइड का मतलब 6 क्लोरीन। अब वो 6 क्लोरीन कहाँ जुड़े होंगे, 6 क्लोरीन वो 6 कार्बन पे जुड़े होंगे, तो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये 6 क्लोरीन हमारे पास क्या है, जुड़े हुए हैं। इसका नाम क्या है हमारे पास, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो इसका नाम हो सकता है। इसके और भी कई नाम हैं इसका, जैसे गैमेक्सेन है, कई नामों से जाना जाता है इसको, गैमेक्सेन है, लिंडेन है। ठीक है, तो अलग अलग कई नामों से इसको जाना जाता है। ये है हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन जैसी रिंग थी, उसके पास हमने क्या किया, डबल बॉन्ड हटा के 6 क्लोरीन जोड़ दिए और कुछ नहीं किया। बनता कैसे है, बेंजीन ले लो, बेंजीन के साथ हमने ले लिया 3Cl2। ठीक है, तो 6 क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। इनको सिर्फ इतना सा काम करना है, प्रकाश की उपस्थिति में रख दो। ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में रख दो, क्लोरीन से अभिक्रिया करके इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये BHC बन सकता है। ठीक है, इसका उपयोग भी किस में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है उपयोग, कीटनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, BHC हो गया, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजीन की क्रिया अगर हम किससे करवाएं, क्लोरीन से करवाएं, तो हमारे पास क्या होता है, किसकी उपस्थिति में करवाएं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या मिलता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, BHC हो गया, BHC। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास आगे की बात आती है। आगे हमारे पास आता है फ्रियोन। फ्रियोन एक और पढ़ लेते हैं हम, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों बोलते हैं इसे, देखो जिसमें हमारे पास कार्बन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, सॉरी क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए और कार्बन आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको CH4 से बनाया जा सकता है, C2H6 से बनाया जा सकता है। देखो सिंपल सी बात याद रखो, फ्रियोन को किससे बनाया जा सकता है, CH4 C2H6। ठीक है, फ्रियोन होता क्या है, जिसमें एक क्लोरीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो और कार्बन हो, CFC। इसको क्या बोलते हैं, CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, CH4 है। ठीक है, हमारे पास क्या है, CH4 है। चलो अभिक्रिया मैं आपको सीधा ही करके दिखा देता हूं। ठीक है, रिएक्शन में आपको सीधा ही करके दिखाता हूं। कैसे करके दिखाएंगे, यहां पे मान लीजिए मैंने ले लिया CCl4, ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा आपसे। CCl4 ले लिया मैंने, इसकी अभिक्रिया करवा दी HF से करवा दी। ठीक है, किससे करवा दी बच्चों, HF से करवा दी। ठीक है, तो HF से यहां पे जब मैंने अभिक्रिया करवाई, रिएक्शन करवाई, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करवा दी, SnCl5, सॉरी SbCl5। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ना, अपने फ्लोरीन को छोड़कर एक Cl के साथ निकल जाता है। किसके रूप में, HCl के रूप में। किसके रूप में, HCl के रूप में। और हमारे पास क्या बचता है, CCl3F। ठीक है, कार्बन 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन, CCl3F बचता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन 11 बोलते हैं, फ्रियोन 11 बोलते हैं। अच्छा, हमने इसको फ्रियोन 11 क्यों बोला, उसकी बात भी हम करेंगे। अब देखो CCl3F है, इसकी हम आगे अभिक्रिया करवाएं, दोबारा से HF से। ठीक है, इसी की प्रेजेंस में करवा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है, फिर हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर निकल जाता है HCl के रूप में,
और हमारे पास क्या बचता है, कार्बन, 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन आ गए। अब 2 फ्लोरीन आ गए, एक तो पहले से था और एक अब दोबारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, फ्रियोन बना सकते हैं। इसका नाम क्या है, फ्रियोन 12, फ्रियोन 12। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे इनके नाम कैसे दे रहे हैं, हम नाम किस तरीके से दे रहे हैं। तो नामकरण करने के लिए इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हमारे पास CCl3F है, क्या है, CCl3F है। देखो जब हमारे पास कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन है, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन है, ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें ना आगे फ्रियोन लगेगा, आगे तो फ्रियोन ही लगेगा हमारे पास। ठीक है, चाहे कोई सा भी कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन वाला यौगिक हो। और नीचे वाला है CCl2F2। देखो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ये दोनों कंपाउंड है, इनमें आगे तो फ्रियोन ही लगेगा। अब आप कहोगे सर ठीक है हमने फ्रियोन लगा दिया, लेकिन ये तो बताइए कि इसमें 11 क्यों लगाया, फ्रियोन के आगे 11 क्यों लगाया, 12 क्यों लगाया। ठीक है, ये बात बताइए। ठीक है, आपको काम क्या करना है, आपको एक काम करना है, जो आपके पास कार्बन है ना, देखो यहां पे 3 चीजें हैं, X, Y, Z। क्या, X, Y, Z। ठीक है, X, Y, Z का मतलब क्या है, X का मतलब तो हमारे पास क्या है, इधर लिख देता हूं, X का मतलब है कार्बन परमाणु में उपस्थित, कार्बन परमाणु या कार्बन परमाणु बोल सकते हो, या फ्रियोन के एक अणु में। ठीक है, देखो आपको पहले क्या कर लेना है, X, Y, Z लिख लेना है। X क्या है, यहां पे कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम, कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम। तो यहां पे कितने कार्बन परमाणु हैं, यहां पे हमारे पास एक कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो एक कम लिखना है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। Y क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक ज्यादा, संख्या से एक ज्यादा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक ज्यादा। हाइड्रोजन परमाणु है यहां पे कहीं, हाइड्रोजन परमाणु है नहीं है। ठीक है, एक ज्यादा करना है, 0 है तो 0 से हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और फिर हमारे पास लास्ट चीज क्या है, फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फ्लोरीन परमाणु कितना है यहां पे, 1। ठीक है, ऐसे देखो इस वाले में हमारे पास कार्बन कितना है, 1। 1 कम लिखना है तो 1 से कम यानी कि 1 माइनस करके लिखना है तो 0। हाइड्रोजन कितना है, 1 भी नहीं है इसलिए लिखेंगे 1। और यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे फ्रियोन 12 और यहाँ लिख देंगे फ्रियोन 11। समझने की कोशिश करना, यहाँ लिखना है जितने कार्बन है उससे एक कम, वो है X। Y हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक ज्यादा। और Z हमारे पास क्या है, जो फ्लोरीन परमाणु की संख्या है। तो इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखो एक कंपाउंड मैं आपको देता हूं C2F4। ठीक है, क्या दे रहा हूं, C2F4Cl2 ये है। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। हमको लिखनी कितनी है, 1 कम। फ्लोरीन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन हमारे पास है ही नहीं, 0 है, तो हम यहाँ के लिखेंगे 1। फ्लोरीन कितने हैं, 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रियोन 114। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, तो कितनी सिंपल सी बात है ये, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये फ्रियोन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमारे पास कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है,
परिशीतक के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा ये जो फ्रियोन है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ठीक है, वाष्पशील द्रव होता है। रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव होते हैं। कौन? फ्रियोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बस 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना होता है बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये आसानी से द्रवित होने वाली गैस है, आसानी से द्रवित होने वाली गैस है, यानी कि इसको द्रव में बदला जा सकता है, ठीक है। आसानी से द्रवित होने वाली गैस है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास फ्रियोन है इनके उपयोग क्या क्या है, ठीक है। बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे अक्रिय विलायक के उपयोग भी हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे हम परिशीतक के रूप में काम में लेते हैं इसे, ज्यादा तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको विलायक के रूप में भी काम में ले लेते हैं कई जगह, ठीक है। तो इसके जो उपयोग है वो बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनकी कमियां हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, चाहे BHC बताया हो, चाहे आपको DDT बताया हो, चाहे आपको फ्रियोन बताया हो, ये सब क्या है? हानिकारक है। ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने कीटनाशी के रूप में हमने BHC डाल दिया या फिर हमने DDT डाल दिया खेतों में। अब वो DDT क्या होता है? सब्जियों में चला जाता है, फलों में चला जाता है, फिर उनसे हमारी खाद्य श्रृंखला में आ जाता है, हमारे अंदर भी आ जाता है। केमिकल वाली सब्जियां ही आ रही है आजकल। और उसके अलावा चलो वो भी कोई बात नहीं, मिट्टी में जमा हो जाता है। मिट्टी क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। कुछ भाग क्या हो जाता है? मिट्टी में चला जाता है, ठीक है। और जो भाग बचा हुआ होता है ना, जो भाग बचा हुआ होता है वो वाष्पित होकर किस में चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। और वायुमंडल में जाने के बाद जब बारिश होती है तो बारिश के साथ फिर नीचे आ जाता है, फिर वो हमारे पानियों में मिल जाता है, कुएं में मिल जाता है, तालाब में मिल जाता है, साथ में हमारी मृदा में भी मिल जाता है। तो हमारी मृदा भी खराब हो सकती है। हमारे फल, सब्जी, मृदा, हवा, पानी सब में ये कीटनाशक घुले हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए कहते हैं इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा फसल के लालच में इन सब का उपयोग करने लग जाते हैं। इन सब का उपयोग जो है वो खतरनाक है। वो शायद अभी दिख ना रहा हो, अभी कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका इतना घातक प्रभाव हो सकता है बच्चों कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसकी जगह हमेशा ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। हो सकता है थोड़ी पैदावार कम हो, फसल कम हो या फसल लेट हो, लेकिन बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है। कम से कम ये तो रहेगा कि कोई बीमारी नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, मृदा है उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा, वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंच रहा, जीवों को नुकसान नहीं पहुंच रहा, नहीं तो इससे सब चीज़ों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो मुझे इतना ही बताना था, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक थे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।